जरा सोचिए, हमारा शरीर कितनी आसानी से कितने जटिल काम कर लेता है। चलना, दौड़ना, यहाँ तक कि बोलना, ये सब कुछ इतने तालमेल से होता है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर ये तालमेल, ये सिम्फनी अचानक बिगड़ जाए? आज हम इसी व्यवस्था के टूटने की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। इस पूरी अव्यवस्था को बताने के लिए एक शब्द है, एटैक्सिया। ये ग्रीक भाषा से आया है, जिसका सीधा मतलब है बिना किसी ऑर्डर के या अव्यवस्थित। और ये शब्द सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं है, ये शरीर के अंदर अपने ही कंट्रोल को खो देने की एक गहरी स्थिति को दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारी हरकतें अव्यवस्थित हो सकती हैं, तो फिर वो कौन है जो इन्हें व्यवस्थित रखता है? हमारे दिमाग में वो कौन सा हिस्सा है जो शरीर के इस शानदार ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि अटैक्सिया का मतलब क्या है। ये कोई एक अकेली चीज नहीं है। असल में ये कई समस्याओं का एक गुच्छा है, जैसे शरीर के अंगों में तालमेल की कमी, हरकतों में देरी होना या फिर मूवमेंट का सटीक न होना। देखिए, किसी भी मूवमेंट को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी और जटिल सिम्फनी की तरह है। इसमें दिमाग के कई हिस्से शामिल होते हैं, मोटर कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया और भी बहुत कुछ। लेकिन इस पूरे ऑर्केस्ट्रा का एक मास्टर है, एक असली उस्ताद, एक कंडक्टर। और यही एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, सेरिबेलम, हमारे दिमाग का मास्टर कोऑर्डिनेटर। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सेरिबेलम भले ही दिमाग के कुल वजन का सिर्फ 10% हो, लेकिन दिमाग के आधे से ज्यादा न्यूरॉन्स अकेले इसी में होते हैं। सोचिए जरा, छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। इसका मुख्य काम मूवमेंट को शुरू करना नहीं है, नहीं, बल्कि ये पहले से शुरू हुई मूवमेंट को और बेहतर बनाता है। उसकी टाइमिंग, उसका तालमेल, उसकी सटीकता, सब कुछ यही संभालता है। ये हमारी हरकतों को वो जरूरी फिनिशिंग टच देता है। तो ये काम करता कैसे है? चलिए ऑर्केस्ट्रा वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। इसका एक हिस्सा है वेस्टिब्यूलो सेरेबेलम, जो शरीर के बैलेंस को संभालता है। समझिए जैसे ऑर्केस्ट्रा के सभी सदस्य मंच पर सीधे खड़े हैं। और दूसरा हिस्सा सेरेब्रो सेरेबेलम मूवमेंट की प्लानिंग करता है, यानी कौन सा म्यूजिक बजने वाला है ये पहले से तय करता है। अब एक अच्छा कंडक्टर सिर्फ निर्देश ही नहीं देता, वो सुनता भी है ना? सेरेबेलम भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। ये लगातार चेक करता रहता है कि जो मूवमेंट करने का प्लान था, क्या असल में वैसी ही हो रही है या नहीं। और अगर कोई गड़बड़ होती है तो ये उसे तुरंत ठीक भी करता है, रियल टाइम में। तो सार ये है कि सेरिबेलम ही वो चीज़ है जो हमारी हरकतों को भद्दा और अनाड़ी होने से बचाकर उन्हें स्मूथ, सुंदर और एकदम सटीक बनाती है। ये हमारी मूवमेंट की क्वालिटी को बेहतर करता है। लेकिन क्या हो अगर एक कंडक्टर ही लड़खड़ा जाए, अगर इसकी छड़ी ही टूट जाए? अब हम समझेंगे कि इस सेरिबेलम को नुकसान पहुंचता कैसे है और इस अराजकता की वजह क्या-क्या हैं। वजह कई हो सकती हैं, कोई दिमागी चोट, एन्सेफेलाइटिस जैसा कोई इन्फेक्शन या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियां। यहाँ तक कि कुछ जेनेटिक बीमारियां या बहुत ज्यादा नशा भी हमारे इस कंडक्टर को नुकसान पहुंचा सकता है और शरीर की ऑर्केस्ट्रा का तालमेल बिगाड़ सकता है। तो जब कंडक्टर ठीक से काम नहीं कर रहा, तो ऑर्केस्ट्रा कैसा सुनाई देगा? जाहिर है, बेसुरा और बेताल। यही है अटैक्सिया के लक्षण, जिन्हें हम एक एक करके समझेंगे। पहला संकेत है डिसमेट्रिया। इसका सीधा मतलब है दूरी या रेंज का सही अंदाजा न लगा पाना। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई वायलिन बजाने वाला अपनी धनुष को सही तार पर रख ही नहीं पा रहा हो, कभी आगे तो कभी पीछे। और डिसमेट्रिया भी दो तरह का हो सकता है। एक है हाइपरमेट्रिया, मतलब जरूरत से ज्यादा मूवमेंट, जब कोई अपने टारगेट से आगे निकल जाए। और दूसरा है हाइपोमेट्रिया, यानी जरूरत से कम मूवमेंट, जब कोई अपने टारगेट तक पहुंच ही ना पाए। हाँ, मुझे पता है ये शब्द थोड़ा मुश्किल है, डिसडायाडोकोकाइनेसिया, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। ये बस तेजी से एक के बाद एक मूवमेंट करने में होने वाली मुश्किल है। कल्पना कीजिए एक ऐसे ड्रमर की जो एक सिंपल तेज ड्रम रोल नहीं बजा पा रहा, उसकी लय और तेजी खो चुकी है। अब बात करते हैं डिससिनर्जिया की। हमारी हर स्मूथ मूवमेंट कई मसल्स के एक साथ तालमेल में काम करने का नतीजा होती है। डिससिनर्जिया में यही तालमेल टूट जाता है। ऑर्केस्ट्रा के अलग अलग हिस्से अब एक साथ नहीं बज रहे हैं। और इसका नतीजा क्या होता है?
नतीजा होता है मूवमेंट डिकम्पोजिशन, मतलब एक स्मूथ मूवमेंट, जैसे हाथ उठाकर कोई चीज पकड़ना कई अलग अलग झटकेदार हिस्सों में टूट जाती है, बिल्कुल एक रोबोट की तरह। एक और दिलचस्प संकेत है रिबाउंड फिनोमिनन। हमारे शरीर में हर मूवमेंट के लिए मसल्स के जोड़े काम करते हैं। एक खींचता है तो दूसरा उसे सही जगह पर रोकता है। इस स्थिति में रोकने वाली मसल यानी ब्रेक फेल हो जाती है, ठीक उस म्यूजिशियन की तरह जो कंडक्टर के रुकने का इशारा करने पर भी बजाना बंद नहीं कर पाता। इसे जांचने का एक बहुत सीधा तरीका है। डॉक्टर मरीज को अपने हाथ पर जोर लगाने को कहते हैं और फिर अचानक अपना हाथ हटा लेते हैं। मरीज अपनी मूवमेंट को रोक नहीं पाता और उसका हाथ बहुत आगे निकल जाता है। शायद अटैक्सिया का सबसे जाना पहचाना संकेत है चाल का लड़खड़ाना, जिसे अटैक्सिक गेट कहते हैं। ये ऐसा है मानो ऑर्केस्ट्रा के सदस्य स्टेज पर ठीक से चल भी नहीं पा रहे हों, हर कदम पर ठोकर खा रहे हों। तो ये चाल दिखती कैसी है? सबसे पहले तो बैलेंस बनाने के लिए इंसान अपने पैर बहुत फैलाकर चलता है। चाल में कोई स्थिरता नहीं होती, कदम छोटे और अनियमित होते हैं और सीधी लाइन में चलना तो लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ये तालमेल की कमी सिर्फ हाथ पैरों तक ही सीमित नहीं रहती, ये हमारी आवाज पर भी असर डालती है। बोलने में शामिल मसल्स और सांसों का तालमेल बिगड़ जाता है। नतीजा, आवाज अस्पष्ट, धीमी और लड़खड़ाती हुई निकलती है। तो आखिर में अगर कोई नया स्किल सीखना, जैसे साइकिल चलाना या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना, हमारे अंदर के ऑर्केस्ट्रा को एक नई सिम्फनी सिखाने जैसा है, तो ये हमें हमारे दिमाग की अद्भुत क्षमता के बारे में क्या बताता है? ये हमें याद दिलाता है कि हमारा दिमाग लगातार सीखता और खुद को बेहतर बनाता रहता है। हर बार जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हम असल में अपने अंदर के कंडक्टर को और भी बेहतर तरीके से प्रशिक्षित कर रहे होते हैं।